गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका हनी स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे संविधान का जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में। चलिए फ्रेंड्स, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस संविधान का सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। चलिए देखते हैं आज हम कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा सेकंड क्लास। कल हमने देखा कि जो संविधान है उसमें कितने भाग थे, 22 भाग। कितनी अनुसूची थी, तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, परंतु वर्तमान में कितने हैं, 12 अनुसूची हैं। और अनुच्छेद कितने थे, 395 अनुच्छेद। तो कल हमने 12 अनुसूची को ऊपर से पढ़ लिया था, लेकिन ये बात के बारे में आज हम डीपली से अध्ययन करेंगे कि जो मूल संविधान थे उसमें 8 अनुसूचियाँ थी, परंतु 4 अनुसूची संविधान के लागू होने के 1 साल बाद ही, संविधान लागू हुआ था 1950 में और लागू होने के एक साल बाद 1951 में ही नवीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो देखेंगे कि ये 4 अनुसूचियाँ हैं, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इनके बारे में आज देखेंगे। और 4 अनुसूचियाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके जो हमारे मूल संविधान के बाद जो 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई थी वो कौन कौन सी है और वो अनुसूचियों को जोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम देखेंगे नवीं अनुसूची। नवीं अनुसूची क्या कहता है फ्रेंड्स, नवीं अनुसूची कहता है, नवीं अनुसूची में जो जमींदारी है उस प्रथा का उन्मूलन संबंधित कानून बनाया गया है। जो जमींदार प्रथा का उन्मूलन संबंधित कानून बनाया गया है। भारत के संविधान लागू होने में कब संविधान लागू हुआ था, 1950 में संविधान लागू हुआ था, परंतु 1951 में ही नवीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, चलिए देखते हैं। जब ब्रिटिश का शासन खत्म हुआ, भारत से ब्रिटिश शासन चले गए, तब जमींदारी प्रथा, प्राचीन काल से ही जो जमींदार थे वो किसानों का शोषण करते आ रहे थे। किसान हमेशा किसी न किसी के द्वारा शोषण करते आ रहे थे, किसानों का शोषण होते आ रहा था। तब इस प्रथा को समाप्त करने के लिए जो बड़े बड़े जमींदार थे, पहले जमींदार हुआ करते थे जिनके पास काफ़ी ज़मीन हुआ करती थी, बहुत सारे ज़मीन हुआ करते थे उनके पास। तो उन ज़मीन को किनको दिया जाने का प्रावधान किया गया, उन किसानों को जिनके पास खेत नहीं है, खेती करने के लिए, कृषि के लिए भूमि नहीं है, उन जमींदारों से उन खेती करने वालों के लिए ज़मीन को विभाजित करने का कानून लाया गया। इसके तहत जो बड़े बड़े ज़मींदार थे उनके ज़मीन को जो छोटे निम्न वर्ग के कृषकों थे जिनके पास कृषि नहीं था उनको दिया जाने का प्रावधान किया गया। तो ये हुई जमींदारी उन्मूलन संबंधित कानून। अब देखते हैं किसे कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया हमारे अनुसूची में। तो इसे 90 अनुसूची के तहत, 90 अनुसूची में पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत इसे जोड़ा गया, 90 अनुसूची के तहत जोड़ना पड़ा। अब देखते हैं, पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो किसके अंतर्गत आता था, वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था। जब जमींदारों से ज़मीन कोई छीनता था तो उसके लिए वह न्यायालय में जा सकते थे। कब जा सकते थे, जब 90वीं अनुसूची नहीं बनी थी। उसके पूर्व जो संपत्ति का अधिकार है वो कैसा अधिकार था, वो मानव अधिकार या मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था। परंतु जब 90वीं अनुसूची बनाई गई, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया, तो इसके तहत जो संपत्ति से संबंधित कानून है वो सरकार के अंतर्गत आने लगा। अर्थात अब कुछ भी संपत्ति से रिलेटेड विवाद है उसके लिए हम कानून के पास नहीं जा सकते, वो अब कानूनी अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से मोस्ट पॉइंट यही है कि 1951 में 9वीं अनुसूची में
अनुसूची को जोड़ा गया संविधान संशोधन 1 के द्वारा, और यह जो संपत्ति का अधिकार है वो अब कानूनी अधिकार है। इस पर हम कहाँ नहीं जा सकते, न्यायालय नहीं जा सकते। अब देखते हैं 10वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची के बाद 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो कल हमने पढ़ा था कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल संबंधित कानून से। दल बदल संबंधित कानून कैसे और किस प्रकार चले देखते हैं। पहले ऐसे हुआ करता था कि जैसे चुनाव में कोई पार्टी जीत जाती है तो वह पैसे के लालच में आकर अपना दल बदल देती थी, तो इससे भ्रष्टाचार को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता था। लेकिन जब 10वीं अनुसूची के तहत ये दल बदल कानून जब से लाया गया, तब से चुनाव के बाद या पर्चा भरने के बाद एक पार्टी से दूसरे पार्टी में दल बदल नहीं किया जाएगा। 10वीं अनुसूची में यही कहा गया। जब 10वीं अनुसूची का संविधान में जोड़ा गया तो इस प्रकार से इसका उल्लेख किया गया है। अब देखते हैं कि 10वीं अनुसूची में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था। तो 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 में यह कानून लाया गया है। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन 1985 में 1985 के तहत इसे जोड़ा गया और यह दल बदल कानून कहलाता है। दल बदल कानून में अगर कोई व्यक्ति चुनाव के पूर्व पर्चा भरने से पहले वह अपना दल बदलना चाहता है तो बदल सकता है, परंतु चुनाव के पहले, चुनाव के बाद या कोई पार्टी जीतने के बाद दल बदल कानून ये लाया गया था 1985 में। 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था। साथ ही संविधान की 10वीं अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून शामिल है उसको सम्मिलित किया गया था। संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। जो दल बदल कानून है उसे संशोधन के माध्यम से, कौन से संविधान संशोधन? 92वें संविधान संशोधन 1985 के तहत इसे दल बदल कानून के विरोध में जोड़ा गया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीतिक दल में कुप्रथाओं को समाप्त करना था, जो 1970 के दशक में पूर्व भारतीय राजनीति के काफ़ी प्रचलित थी। जो 1970 के दशक में काफ़ी प्रचलित थी ये कुप्रथाएं, जो दल बदल की प्रथाएं थी वो काफ़ी प्रचलित थी 1970 के दशक में, जिसे समाप्त करना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए 1985 में 52वें संविधान संशोधन किया गया और दल बदल विरोधी कानून लाया गया। इसमें चुनाव के माध्यम या चुनाव के बाद दल बदलने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा होती थी, जिसमें भ्रष्टाचार, ऐसे सामाजिक कुप्रथाओं को बढ़ावा मिल रहा था। इसलिए इस कानून को लाना अत्यधिक ज़रूरी था। आखिर दल प्रतिनिधित्व को अयोग्य घोषित किया जाता है दल बदल कानून के अंतर्गत। मतलब यदि कोई व्यक्ति, किसी पार्टी का कोई नेता गलत बर्ताव करता है या कुछ उनमें से जो हम पढ़ने वाले हैं उनमें से कोई एक ऐसा कार्य करता है जो मान्य नहीं है, इसके आधार पर हम उसे अपने पार्टी से निकाल सकते हैं या उस पार्टी से निकाल दिया जाता है। कौन कौन से वो कारण है जिस वजह से उसे पार्टी से निकाल दिया जा सकता है? अगर एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्य छोड़ देता है तो उसे उस पार्टी से निकाल दिया जाएगा, या छोड़ देता है तो वो अलग हो जाएगा उस पार्टी से। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि कोई निर्दलीय निर्वाचन सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उससे निकाल दिया जाता है उस पार्टी से। किसी सदस्य द्वारा संसद में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट देता है तो उसे निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट है, कोई सदस्य स्वयं वोटिंग से अलग हो जाता है। कोई सदस्य है वो वोटिंग से स्वयं ही अलग हो जाता है तो 6 महीने से समाप्ति के बाद मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल के सम्मिलित हो जाता है तो उसे उस दल से निकाल दिया जाता है। तो ये कुछ कारण है जिस वजह से उसे अयोग्य घोषित किया जाता है
अपने दल से अलग कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। अब देखते हैं हमारी 11वीं अनुसूची। इस अनुसूची के तहत पंचायतों की जो शक्तियां हैं, पंचायतों के लिए जो उत्तरदायित्व दिया गया है। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत किसका वर्णन किया गया है? पंचायत के बारे में। पंचायत के जो 3 स्तरीय कार्यक्रम है उसे लाया गया है। इसमें जो पंचायत है उनको शक्तियां और उनके उत्तरदायित्व दिया गया है। सबसे पहले जो पुराने समय में संविधान निर्माण के बाद का समय जब ग्रामीण स्तर पर उतने महत्व नहीं दिया जाता था, परंतु जो हमारे महापुरुष हुए महात्मा गांधी, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर देश का विकास करना है तो सबसे पहले किसका विकास करना ज़रूरी है? गांव का, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना ज़रूरी है, गांव के लोगों का विकास करना ज़रूरी है, तब जाकर हमारे देश का विकास होगा। इस बात को यही पे लागू होता है फ्रेंड्स कि जब 11वीं अनुसूची लाई गई तो यही बात को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए ग्राम पंचायती संबंधित 11वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया। और 11वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? 1992 द्वारा यह 75वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसे जोड़ा गया था संविधान में। इसमें कितने विषय दिए गए थे? तो 29 विषय दिए गए थे जिस पर ग्रामीण क्षेत्र में इसके कानून बना सकता है, जो ग्रामीण स्तर पर इसमें कानून बना सकता है 29 विषय पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि ये कौन से संविधान संशोधन? तो ये 75वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसे जोड़ा गया संविधान में। और इसे कितने विषय प्रदान है कानून बनाने के लिए? तो 29 विषय प्रदान है इसे कानून बनाने के लिए। तो ये हुई हमारी 11वीं अनुसूची। अब देखते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची इस संविधान के तहत, जो इस 12वीं अनुसूची के संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका की जो शक्तियां एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण किया गया है। इसमें भारतीय संविधान में 75वें संविधान संशोधन में 1992 के तहत भाग 9 के ए में इसे शामिल किया गया है। इसे कब शामिल किया गया है फ्रेंड्स? तो सन 1992 के में इसे भाग 9 के ए में शामिल किया गया है। कौन सा संविधान संशोधन? तो 74वें संविधान संशोधन के तहत। और किसे शामिल किया गया है? तो नगर पालिका के शक्तियां और उसके उत्तरदायित्व निर्धारण संबंधित शक्तियों को शामिल किया गया है 12वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं और कार्य विषय वस्तु उल्लेख किया गया है। जो 18 विषय दिए गए हैं इस पे कार्य करने के लिए। जो 12वीं अनुसूची है उसमें 18 विषय दिए गए हैं। कितने विषय दिए गए हैं? 18 विषय दिए गए हैं इसे कार्य करने के लिए। और नगर पालिका के विकास के लिए किस शक्तियों का उत्तरदायित्व नगर पालिका के पास होता है? नगर पालिका के पास 18 विषय हैं कानून बनाने के लिए। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के शक्तियों का निर्धारित किया गया है कि 18 विषय हैं, आप 18 विषय पर कानून बना सकते हैं। ये 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया है 1992 के तहत। और कौन से भाग में रखा गया है? भाग 9 का क में इसे शामिल किया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे रखा गया है। हमने देखा 9वां संविधान संशोधन। तो 9वें संविधान संशोधन में हमने पढ़ा 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं, ये 4 ऐसी अनुसूची है जो मूल संविधान के बाद, मूल संविधान उस संविधान को कहा जाता है फ्रेंड जो संविधान बनने के समय जोड़ा गया था। तो मूल संविधान वो संविधान का समय है जहाँ पे मूल संविधान, जब संविधान बनाया जा रहा था तब ऐड किया गया था। और संविधान बनने के बाद जो ऐड किया गया है उसको क्या कहा जाता है? संविधान संशोधन के रूप में 4 अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं, ये 4 अनुसूची को लाया गया था। जिसमें हमने पढ़ा 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में हमने पढ़ा था जो जमींदारी उन्मूलन है उसके बारे में। 10वीं अनुसूची में हमने पढ़ा दल बदल संबंधित कानून है उसके बारे में। और 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित जो शक्तियाँ और विषय दिए गए हैं उनके बारे में। 12वीं अनुसूची में हमने पढ़ा जो नगर पालिका है उसके शक्तियों, कितनी शक्तियाँ हैं और उसके क्या उत्तरदायित्व हैं, इनके बारे में। अब देखते हैं हम जो हमारे संविधान में 22 भाग हैं
और मूल संविधान में भी 22 भाग थे और वर्तमान में भी 22 भाग हैं। उन 22 भागों का एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। हमारे संविधान में 22 भाग हैं, उनमें से हम देखेंगे आज भाग 1। और भाग 1 कहाँ से कहाँ तक है? भाग 1 का वर्णन है। भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं? तो 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद में भाग 1 के अंतर्गत आते हैं। तो अनुच्छेद 1 में किसके बारे में वर्णन किया गया है उनको देखते हैं। अनुच्छेद 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 तक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो 1 से लेकर 4 तक में सबसे पहला अनुच्छेद आता है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ अर्थात इंडिया, मतलब संविधान में भारत अर्थात इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है। और जो हमारा भारत है वो कैसा देश है? राज्यों का संघ है। कैसा संघ है? राज्यों का संघ। अर्थात जो भारत है वह राज्यों से मिलकर बना है और इसे क्या कहते हैं? यूनियन कहते हैं। और ये चाहकर भी अगर कोई राज्य चाहे तो भी यह अलग नहीं हो सकता। इसमें राज्य और संघ की बात की गई है। राज्य हमारे वर्तमान में 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर भारत में से अगर कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश टूटना चाहे तो ये अपने से नहीं टूट सकता और ना ही अलग हो सकता है। ये प्रथम अनुच्छेद में या फर्स्ट अनुच्छेद में कहा गया है। और हमारा जो भारत है वो कैसा देश है? यूनियन वाला देश है, राज्यों का संघ है। अब आते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में देखते हैं संघ को अधिकार है कि भारत का कोई भी देश या उस देश को मिलाना चाहता है तो वो मिला सकता है। अनुच्छेद 2 में यह कहा गया है कि कोई देश, मतलब हमारे जो भारत है उसको अधिकार है या हमारे संघ को अधिकार दिया गया है कि अगर भारत के बाहर का कोई देश भारत में मिलना चाहता है या किसी देश का कोई टुकड़ा भारत से मिलना चाहता है तो उसे मिला सकते हैं। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि संघ राष्ट्रपति के अनुमति के पूर्व, मतलब राष्ट्रपति के अनुमति की इसमें आवश्यकता नहीं है, ज़रूरी नहीं है, उसके पहले ही अगर भारत में कोई अन्य राज्य मिलना चाहता है तो उसे मिला सकता है। और विदेशी राज्य को भारत में मिलाने की शक्ति हमारे भारत के पास है, उस संघ के पास है। एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जो सिक्किम था, सिक्किम को 16 मई 1975 में सिक्किम को भारत में मिला लिया गया। जो सिक्किम था उसे कब मिलाया गया था? 16 मई 1975 को भारत में मिला लिया गया था। और यह कितने नंबर का राज्य बन गया था? 22 नंबर का यह राज्य बन गया था। सिक्किम ऐसा देश था जिसको 16 मई 1975 को 22वां राज्य के रूप में अपना लिया गया था भारत के द्वारा। और ये कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो ये किया गया था 36वां संविधान संशोधन के तहत 22वां राज्य बनाया गया था। तो ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंसर है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन इसे आप याद करके ज़रूर रख लिए कि जो सिक्किम राज्य है उसे 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। कब? कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को 22वां राज्य अपनाया गया, बनाया गया। नेक्स्ट आते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 कहता है संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी राज्य को बिना उसके अनुमति के नाम, सीमा, क्षेत्र, राज्य में परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब हमारे संसद को अधिकार है, हमारे राज्यों को अधिकार है कि जो हमारे राज्य हैं उनके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। उनके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं और उनके सीमा, उसके क्षेत्र में भी परिवर्तन कर सकते हैं। अगर वह राज्य को तोड़कर अन्य राज्य भी बनाना चाहे तो भी यह कर सकते हैं। जैसे कि एमपी को मध्य प्रदेश से अलग होकर क्या बनाया गया था? छत्तीसगढ़। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बनाया गया था। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश को तोड़कर उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बनाया गया था और बिहार को तोड़कर झारखंड बनाया गया था 15 नवंबर 2000 को। इस प्रकार से ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट
मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जो छत्तीसगढ़ बना है तो किससे टूट के बना है, तो एमपी से, मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है। कब बना है, तो 2001 में, 1 नवंबर 2002 में। और उत्तर प्रदेश से टूटकर बना है उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। कब बनाया गया है, तो 9 नवंबर 2000 को। किससे टूटकर बना है, उत्तराखंड, तो उत्तर प्रदेश से टूटकर बना है उत्तराखंड। बिहार से टूटकर क्या बनाया गया है, झारखंड, उसका डेट है 15 नवंबर 2000 को। इस प्रकार अनुच्छेद 3 के तहत राष्ट्रपति के अनुमति के पूर्व, मतलब राष्ट्रपति के अनुमति की इसमें आवश्यकता नहीं है। भारत किसी भी राज्य को उसके बिना अनुमति के उसके नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। ये अनुच्छेद 3 में कहा गया है। आई होप कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 यह कहता है कि जब संघ को मिलाएगी या संसद क्या करेगी, संघ को मिलाएगी या अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी या अनुसूची 3 का प्रयोग करेगी। हमने अनुसूची 2 में पढ़ा है कि किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं, तो अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी तब, मतलब विदेशी राज्य को मिलाएगी तब, या अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी तब, अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी तब, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी या किसी राज्य को तोड़ेगी, किसी राज्य को तोड़ेगी, उसके नाम में परिवर्तन करेगी या उसके क्षेत्र में परिवर्तन करेगी, तो इसके लिए राष्ट्रपति को किसी विशेष अनुमति की ज़रूरत नहीं है। अगर अनुच्छेद 4 कहता है जब किसी संघ को मिलाना है, जब किसी संघ को मिलाया जाएगी संसद, तो अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, यानी विदेशी राज्य को मिलाएगी, या जैसे कोई विदेशी राज्य है उसको भारत में अगर मिला रहे हैं, अनुच्छेद 2 का प्रयोग करके किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला रहे हैं, तो या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके किसी राज्य, अपने ही देश के अंदर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर रहे हैं या उस राज्य को तोड़कर उसके सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं, तो इसमें राष्ट्रपति की अनुमति की ज़रूरत नहीं होगी। ये कौन कहता है, ये अनुच्छेद 4 कहता है। क्योंकि अनुच्छेद 4 में 368 के बाहर रखा गया है। जो अनुच्छेद 4 है उसे किससे बाहर रखा गया है, ये सभी कानून को 368 के तहत बाहर रखा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति जिसे 368 के बाहर रखा गया है उस पर राष्ट्रपति अपना हस्तक्षेप नहीं करेंगे और ना ही उस पर हस्ताक्षर करना ज़रूरी होगा। यह अनुच्छेद में 4 में कहा गया है। हमने देख लिया फ्रेंड्स 1 से लेके 4 तक के अनुच्छेद को, जो भाग 1 के अंतर्गत आते हैं। अर्थात हमने भाग 1 के अंतर्गत आने वाले 1 से 4 अनुच्छेद के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ लिया है। अब ये देखते हैं कि उसे कैसे याद रखें। अब याद करने का ट्रिक देख लेते हैं। तो मैं आपके लिए याद करने का ट्रिक लाई हूँ। आप इससे रिलेट करके अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं वो ट्रिक क्या है। तो वो ट्रिक है, संघ मिला भारत से, नामकरण करो, अनुमति की आवश्यकता नहीं। ये एक पॉइंट है लंबा सा, इसे आपको याद रखना है। मतलब संघ मिला भारत से, नामकरण करो, अनुमति की आवश्यकता नहीं। चलिए देखते हैं। संघ अर्थात राज्य के बारे में कहा गया है। संघ अर्थात राज्य। पहला है अनुच्छेद 1, संघ अर्थात राज्य, जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके बारे में कहा गया है। तो संघ से हुआ राज्य और 28 राज्य, 8 केंद्र शासित के प्रदेश के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में मिला, अनुच्छेद 2 में मिला मतलब भारत मिला सकता है। किसे मिला सकता है, भारत से मिल सकता है और भारत मिला सकता है अन्य देश के राज्य को या अन्य देश को अपने साथ मिला सकता है अगर कोई देश मिलना चाहे। तो ये अनुच्छेद 2 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 3 में आता है नामकरण। अनुच्छेद 3 में क्या आता है, नामकरण। अगर कोई राज्य अपने क्षेत्र में विभाजन करता है, उसके नाम में परिवर्तन करता है, क्षेत्र नाम में परिवर्तन करता है, तो वो कर सकता है। अब आते हैं अनुच्छेद 4, अनुमति। अनुमति से हुआ राष्ट्रपति के अनुमति किसमें ज़रूरी नहीं है। राष्ट्रपति की अनुमति की इसकी आवश्यकता नहीं है।
तो अनुच्छेद 1 में देखा हमने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। अनुच्छेद 2 में पढ़ा हमने भारत में कोई भी अगर देश या राज्य मिलना चाहे तो मिल सकता है। अनुच्छेद 3 में देखा हमने नामकरण, कोई क्षेत्र का अलग करके उसे नया राज्य बनाना चाहते हैं या नाम उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहता है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत देखा। अनुच्छेद 4 में हमने देखा इसमें राष्ट्रपति की अनुमति लेना ज़रूरी नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।